अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मईशियत को देने के लिए सुधार तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अब हो गई है तैयार। वैसी ही टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारियां की जा रही हैं जिस पर नून लीग के दौर में होता था तहरीक इंसाफ को एतराज़, जबकि नैब की तैयारी है हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की और हमजा शहबाज की तैयारी है नैब केसी से आज़ादी की। आज के नाइट एडिशन में इसी पर करते हैं बात। नाज़रीन, गुज़श्ता साल नून लीग की हुकूमत जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आई तो जिसने सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी इस स्कीम की वो अपोजिशन में मौजूद तहरीक इंसाफ थी। तहरीक इंसाफ ने कहा ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है ये ना सिर्फ काला धन सफ़ेद करने के लिए लाई जा रही है बल्कि ये स्कीम टैक्स देने वालों के मुंह पर तमाचा भी है और टैक्स देने वालों के साथ ज्यादती भी है। सवाल यह है कि 2 महीने पहले टैक्स एमनेस्टी स्कीम को हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, ये कहने वाले असद उमर टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने पर अब आखिर रजामंद क्यों हो गए। जिस पार्टी की मुखालिफत की वजह से गुज़श्ता दौरे हुकूमत में आने वाली टैक्स एमनेस्टी स्कीम नाकाम हुई वो अब खुद क्यों काले धन को सफ़ेद करने के लिए रास्ता फराहम कर रही है। फ़र्क जो है वो सिर्फ इतना है कि तहरीक इंसाफ की टैक्स एमनेस्टी स्कीम का नाम एसेट्स डिक्लेरेशन लॉ होगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मुजवज़ा टैक्स एमनेस्टी स्कीम के मुताबिक तमाम अनडिक्लेयर, ऑफशोर और ऑनशोर असासों को 5 से 10% टैक्स अदा करने पर कानूनी करार दिया जाएगा, जो कि नून लीग के दौर में 2% टैक्स था। वज़ीर आज़म से कल इसकी मंजूरी ली जाएगी, जबकि 16 अप्रैल को मतवक्के काबीना के इजलास में काबीना इसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद फिर सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से नाफिजुल अमल किया जाएगा। हुकूमत की कोशिश है कि IMF प्रोग्राम से पहले ही टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई जाए, क्योंकि IMF इसके हक में नहीं है, जबकि पाकिस्तान को टैक्स एमनेस्टी स्कीम की क्लियरेंस FATF से भी लेना होगी। जबकि इस मरतबा टैक्स एमनेस्टी स्कीम का दायरा कार भी बढ़ा दिया गया है, जबकि इस स्कीम से 2000 के बाद से सरकारी ऑफिस होल्डर्स जो हैं वो फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। सवाल यह है कि तब्दीली सरकार की ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम गुज़श्ता हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से किस कदर मुख्तलिफ होगी। तहरीक इंसाफ ने बड़ा यूटर्न तो ले लिया है, लेकिन क्या ये यूटर्न मईशत को सुधार पाएगा? इसी पर हम अपने पहले सेगमेंट में बात है। ज़फ़र हिलाली साहब है मेरे साथ, माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब, मैं आपसे पहले शुरू कर लेती हूँ। अब सवाल मेरा आपसे वही कि खाकान अब्बासी साहब जब अप्रैल 2018 में एमनेस्टी स्कीम लेकर आए, इसी तहरीक इंसाफ ने बड़ी ज़्यादा तनकीद की और कहा कि काले धन को सफ़ेद करने का ये मौका फराहम कर रहे हैं, 2% आप टैक्स दें और अपना काला धन सफ़ेद कर लें। अब इसमें सिर्फ एक नाम चेंज किया गया है, इसके अलावा आपको क्या इसमें कुछ मुख्तलिफ नज़र आता है? देखें, मैं इसमें बुनियादी जो मुझे भी ऑब्जेक्शन था उसमें, और वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि मुफ्त के रेट पे एमनेस्टी स्कीम दे दी गई थी और बल्कि जिनका बाहर पैसा था उनको ज्यादा मुराद दे दी गई थी और जो पाकिस्तान में थे उनको जो है कम मुराद दी गई थी। मिसाल के तौर पे अगर किसी का बाहर पैसा था तो वो 2% पे पैसा वापस ला सकता था, और अगर वो वहीं रखना चाहता था तो उसको सिर्फ 3% पे, और जो पाकिस्तानी थे उन पे फ्लैट 5% लगा दिया। एक तो मुझे जो उसकी परसेंटेज थी उस पर बहुत एतराज था, और जो पीटीआई की हुकूमत भी कहती थी कि जी आम आदमी से आप टैक्स की शरह जो है औसतन जो है 10% से लेकर 30% तक लेते हैं, आपने जो है जिन्होंने टैक्स चोरी किया उनको इतना कम रेट दे दिया। जो दूसरी चीज थी जिससे मेरा इख्तलाफ था वो ये थी कि PMLN ने अपने 5वें साल के इख्तिताम पे ये एमनेस्टी स्कीम दी, उससे बड़ा शक व शुबात ये जाहिर हो रहे थे कि शक व शुबात जाहिर हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इनके दौरे हुकूमत में लोगों ने, या हो सकता है कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स जो, क्योंकि रिकॉर्ड PSDP हुआ था 5 सालों में सिंध गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, तो वो लोगों के लिए ये स्कीम ना तैयार की गई और उनको जो है लॉन्ड्री हो जाए उनकी। अब ये मुख्तलिफ क्यों हो गई पीटीआई वालों से? पीटीआई वाले 8 महीने नहीं हुए आए हुए और उन्होंने एमनेस्टी दे दी, तो अभी तो पीटीआई वालों का खाता शुरू ही नहीं हुआ। तो इससे एक गालिब गुमान तो ये जाता है कि इस हुकूमत के अरकान को इससे फायदा नहीं होगा। बाकी दूसरी बात यह कि आपको पता है कि हमारी अभी टैक्स पेयर जो है 18 लाख हुए हैं
और जब तक ये टैक्स पेयर जो है 50 लाख नहीं होंगे, हमारा मुल्क खसारे में रहेगा और हम कर्जे में डूबते रहेंगे। पिछली स्कीम का जो एमनेस्टी स्कीम हुई ना, उससे टैक्स फाइलर बढ़ा ना लोगों ने रिटर्न फाइल किया। तो अगर ये एमनेस्टी स्कीम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपना इस साल का टैक्स खसारा पूरा करना है तो मैं कहूंगा कि इसको रोक दिया जाए। लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये टैक्स फाइलर जो है 18 लाख से 30, 40, 50 लाख हो जाए और उनसे टैक्स लिया जाए ताकि टैक्स की औसत को कम किया जाए, जिससे मुल्क में महंगाई कम होगी, तो इसको मैं वेलकम करूंगा। सही। हमें ज्वाइन किया है उमर अयूब साहब हैं, वफाकी वज़ीर तवानाई हैं। बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें पता है आप फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए आपको लेने का मकसद था कि आप इस पर बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। जो एमनेस्टी स्कीम अब लेकर आ रहे हैं, 2 महीने पहले तक भी असद उमर साहब कहते रहे थे कि कुछ ज़रूरत नहीं है। जो बात वो अपोजिशन के दौर में करते रहे थे कि ये काले धन को सफ़ेद करने का तरीका है, अब सिवाय नाम बदलने के, चेंज करने के क्या ऐसी अट्रैक्शन है? उसमें तो नून लीग जो लेकर आई थी उसमें तो 2% टैक्स था ना, 2% टैक्स दें और अपने जो असासे हैं डिक्लेयर करें। अब 5 से 10% तक टैक्स है, ये भी लोगों को जो है ना वो मुश्किल लग रही है। आज मेरी बड़ी कारोबारी लोगों से बात हुई तो वो कहते ये उस तरीके की फायदा नहीं देगी। नून लीग के दौर में जब आया था तो कारोबारी जो तबका था उसने बड़ा वेलकम किया था, लेकिन अब इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। बता सकते हैं कि क्या फायदा होगा इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे मदऊ किया। सबसे पहली चीज ये है कि ये कोई आप समझ लें कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं है, ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है। और मैं मुजम्मल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा मकसद ये है कि हमारे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं पाकिस्तान में वो बढ़ें। और दूसरी अहम चीज ये है कि ये कोई फ्री लंच नहीं है कि कम शरह पे आप दे दें और अपना पैसा जो है काला धंधा वो वाइट कर दें और बाहर पैसा रखें। तो उनका भी तो यही मकसद था ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आना। मैं माजरत के साथ मैं बात कर लूं क्योंकि मैं दूर इलाके में हूं तो फिर बात कट जाएगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी थी वो सिर्फ 1 से 1.5% तक उनको कामयाबी हुई, पैसा कुछ वापस नहीं आया। और दूसरी चीज ये है कि हमारा ये मकसद है कि पाकिस्तान का जो पैसा है वो सबसे पहली चीज है कि डिक्लेयर हो और वो यहाँ पे आएगा इंशाल्लाह। दूसरी अहम चीज ये है कि दुनिया के जो बाहर जो साहिबान कहते हैं कि जी इससे कोई फायदा नहीं होगा, बहन आप जरूर ये ज़हन में रखिएगा कि दुनिया में FATF ले लें, दुनिया में नो योर क्लाइंट KYC ले लें, दुनिया में जो इस वक्त OECD ममालिक में जो रेगुलेशंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, आपकी प्लेसमेंट, लेयरिंग, लॉन्ड्रिंग, इसके खिलाफ जो चीजें चल रही हैं वो एकदम डिटेक्ट हो जाती हैं। और कोई भी फ्लोज जो है वो आपका जो बैंकिंग में जिसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, डॉलर डिनोमिनेशन में हो, यूरो में हो, येन में हो या किसी और करेंसी में हो, उनके पास ये टूल्स मौजूद हैं कि वो ट्रेस होते हैं और वो उसी वक्त उसके सोर्स को पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर जो लोग अनडिक्लेयर्ड हैं बल्कि बाहर बैंकों में वो ये चीज मांगते हैं कि आप अपनी टैक्स रिटर्न्स भी जमा कराएं। तो जो जिन साहिबान ने काला धंधा अपना या पैसा जो है वो बाहर रखा हुआ है तो उनको पाकिस्तान में किसी न किसी तरह वो लाना पड़ेगा, उसके बगैर उनका चारा नहीं है। और यहाँ पे भी ये पैसा डिक्लेयर भी होगा और FBR के ऊपर ये लाजिम होगा। मसला ये है कि लोग FBR पर ही तो भरोसा करते नहीं है कि आप एक बार अपना जो है ना इस नेट में आ जाए। FBR फिर लोगों को हिरास करता है, तंग करता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि हमें तो हो सकता है FBR का इदारा ही दोबारा बनाना पड़ जाए। तो ऐसे में लोग कैसे भरोसा करेंगे? वो भरोसा टैक्स नेट में उनको आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सिस्टम्स अभी इन प्लेस हैं। इस वक्त आपके पास जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स हैं, वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं। ये वो पुराने जमाने गए कि आप किसी ऑफशोर बैंक पे रख लें। आजकल जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर की दुनिया के जो बैंक हैं और ये लोग ये इंसिस्ट करते हैं कि आप अपनी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो हमें प्रूव करें। खिलाफ है ना इसके? आप नहीं प्रूव करते हैं तो वो आपके अकाउंट वो आपके अकाउंट्स वहां पे बंद कर रहे हैं। इसलिए लोग अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान लाएंगे और यहाँ पे जो अभी भी पैसा आ रहा है वो डिक्लेयर होगा इंशाल्लाह। पहले जो था वहां पे मेथोडोलॉजी भी गलत थी और लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था। दोनों चीजें इस वक्त मौजूद है। और ये भी मैं कहता चलूं कि ये एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम की एक विंडो होगी, इसके बाद या विंडो बंद हो जाए और आपके पास कोई आपके पास या कोई पैसा
आपका टैक्स नेट में या डिक्लेयर्ड ना हुआ तो फिर उसके ऊपर फुल पेनल्टी लगेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं। खुरम साहब, कितने माली खसारे, नुकसान, माली बोझ, महंगाई छोड़ के गए थे जो आज पीटीआई यही कहती है कि हम तो नून लीग का किया हुआ भुगत रहे हैं भाई। देखिए, इस महीने इनको आए हुए 8 माह हो गए हैं और ये पॉलिसी चोर साबित हुए हैं, ये मंसूबा चोर साबित हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के मंसूबों के दोबारा इफ्तिताह फरमा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म गवादर जाएं तो मुस्लिम लीग नून के मंसूबों के दोबारा इफ्तिताह करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे अपने नाम लिख रहे हैं। नवाज शरीफ के जारी किए गए हेल्थ कार्ड के ऊपर भी अपना नाम लिख दिया है। अब सवाल यही है कि इतना वाज़ेह तौर पे इन्होंने एक स्टैंड ले लिया था एमनेस्टी स्कीम पे। अब अगर ये एक कोई 1000वां यू टर्न तो हो गया इस हुकूमत का, तो ये इसी वजह से है कि ये इनके अपने जो भी ये नारे लगाए पिछली हुकूमत के बारे में, हकीकत ये है कि हमने एफपीआर का जो टैक्स रेवेन्यू है वो दुगना किया अपने 5 सालों में। जब हम अब आए थे, ये पब्लिश्ड फिगर्स हैं, इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है, तो पाकिस्तान तकरीबन 1900 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करता था, जो आखिरी साल पीपल्स पार्टी का था। और जब हमने हुकूमत छोड़ी तो एफबीआर का जो जमा करदा टैक्स था वो 3840 अरब रुपए था, तो हमने इसको डबल किया। तो टैक्स रेवेन्यू हमने डबल किया, पाकिस्तान की जो सलाहियत थी वो डबल की। उसी वजह से हमने देखा कि रिकॉर्ड पीएसडीपी जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, 12,000 मेगावाट्स प्रोड्यूस हुए, नीलम जेलम बना, खिच्ची कैनाल बना, लवारी टनल बना, कराची में K3 K4 न्यूक्लियर प्लांट्स बने, 12,000 मेगावाट्स की बिजली, उसके बाद 2 LNG टर्मिनल्स, 1700 किलोमीटर मोटरवे, 1300 किलोमीटर बलोचिस्तान की सड़कें, 2000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस। और मैं याद करा दूं कि कर्जे जाहिर है हमने आखिरी दिन तो नहीं लिए ना, हमने हमारे दौर में भी तो ये कर्जे इसी तरह मौजूद थे, लेकिन महंगाई की शरह जो अब कंफर्म है 3.9% थी पिछले माली साल में, जो अब 9.4 क्रॉस कर चुकी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इस अजाब से महफूज रखे, लेकिन ये डबल डिजिट्स की तरफ जा रही है। लेकिन 2013 से 16 तक इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस कम थे, इसमें डार साहब का कोई कमाल नहीं था। आप देखें जो क्रूड ऑयल था वो 34-35 रुपए फी बैरल था। आप देखिए ना जी, अगर पेट्रोलियम प्राइसेस कम, सुनिए ना जी, अगर कम था तो पाकिस्तान के अवाम को 62 रुपए पेट्रोल भी मुयस्सर था। ये नहीं था कि हमने जो है उससे कोई मैसिव रेवेन्यूज रेज किए, हमने 62 रुपए पर पाकिस्तान के अवाम को पेट्रोल मुहैया किया। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो आज 100 रुपए है, और इतनी ज्यादा कीमतें उस कीमतों के मुकाबले में बढ़ी नहीं है अगर आप नंबर्स निकाल कर देख लें। तो इशू यही है कि एक ऐसी मुईशत, इसमें कोई शक नहीं कि करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू था जो हमारे दौर में था, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.8% रिकॉर्ड था। पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सनती ग्रोथ थी वो 5% थी, और इस साल मनफी 2.8% है। यानी पाकिस्तान की सनतें जो हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। एग्रीकल्चर पिछले साल 3.8% ग्रो हुआ था, वो भी इस दिन तक मनफी जा रहा है। तो सवाल ये कि क्या हुआ कि एक ऐसा मुल्क जो ग्रो कर रहा था, जिसकी सनत ग्रो कर रही थी, जिसकी ज़राअत ग्रो कर रही थी, जिसकी खिदमात ग्रो कर रही थी, वो अचानक कैसे इस गड़े में गिरा। और ये गड़ा इस हुकूमत की नाअहली, बद इंतजामी और बेतदबीरी का गड़ा है। और जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को जो है वो ऐसा मुब्तला किया है कि अब लोग जो हैं
वो मेडिकल स्टोरों पर जाते हैं और अद्वियात की कीमतें पढ़कर वापस आ जाते हैं, उनके पास सकत नहीं है अब दवाइयां खरीदने की। और आखिरी हद ये थी कि जो सरकारी अस्पतालों में रिलीफ मुयस्सर था मुफ्त दवाओं का, टेस्ट का पंजाब में, वो भी ठीक है। हिलाली साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमी इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है। ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं होगा, कर्जों पर कर्जे लेंगे। आज अब शरह सूद देखें 10.75%, डॉलर हमारा बढ़ रहा है, रुपए की कदर कम हो रही है, ज़र मुबादला कम होकर 15.4 बिलियन डॉलर्स रह गए। इन मसाइल को हैंडल करना ऑपोजिशन में बड़ा आसान लगता था तहरीक इंसाफ को। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह चुके कि हमें तो अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब होंगे। अब क्या समझा जाए कि कैपेसिटी नहीं है, नाअहली है इन लोगों की, या असद उमर साहब ही कैपेबल नहीं है इस ओहदे के? हाँ, गुड क्वेश्चन। मुझे नहीं पता कि ये झूठे हैं या ये सिर्फ इनकेपेबल हैं। दोनों में से एक तो जरूर हैं। झूठे तो जरूर हैं इसलिए कि वो जो क्लिप्स आपने पहले प्ले किया था वो तो साफ सुथरा झूठ है। और मेरे ख्याल में देखिए ये इमोरल है, एक्चुअली इट्स इमोरल। आप जब इस किस्म के लॉज लाते हैं तो आप एक ईमानदार आदमी जो उसका टैक्स देता है, जो बैंक अकाउंट में पैसे रखता है उस पर भी टैक्स देता है, आप उससे टैक्स लेते हैं। और जो मैट्रेस के नीचे, पलंग के नीचे पैसे रहता है और जो टैक्स नहीं देता है उसको आप मजा चकाते हैं टैक्स पेयर के रोड से और जो सहूलतें टैक्स जो आदमी देते हैं उधर से आए। तो ये तो बिल्कुल इमोरल है। मगर बात असल ये है कि अब ये उमर साहब जो हैं, उमर अयूब साहब, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। और ये बात जो है ये इस मेजर के पहले प्रेजेंट होना चाहिए कौम को कि क्या फर्क है इनका टैक्स एमनेस्टी का और पहले जो टैक्स एमनेस्टी होता है। देखिए पहले जो होता था 2% लेके आप कहते थे मेरे पास एक घर है, किधर है भाई? लंदन में फ्लैट है, 5 लाख पाउंड का है। आप कहते थे हाँ मैं डिक्लेयर कर लो, आप 2% दे दें। अब वो लीगल हो गया मगर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। उसके बाद पता नहीं चला कि उस पे आप कितना कमा रहे हैं, कितना किराया ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जब आता है आप कहते हैं वो खाली रहा। भाई कैसे खाली रहा? क्या पता आप कमा नहीं रहे हैं उस पे। तो कहने की बात यह है कि ये एक अच्छा स्कीम है, एसेट डिक्लेरेशन अच्छे तरीके से हुआ है, मगर खुदा के लिए इसको इंट्रोड्यूस करो, प्रोजेक्ट करो, एक फॉरवर्ड बताओ लोगों को। नहीं तो ऐसा लगता है कि तुम भी उनके साथ शरीक हो गए, लुटेरों के साथ, जो ये टैक्स इवेडर्स तुम भी हो गए हो। मुज़म्मिल साहब, गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं आता। इस वक्त हुकूमत जो कहते हैं ना सरसरी काम करना, वक्ती तौर पर जो इंसान काम करता है वक्त गुजारने के लिए, वो हुकूमत स्टेट बैंक से बोरिंग कर रही है। हजारों अरब जो है फेडरल हुकूमत बोरो कर चुकी है खसारा पूरा करने के लिए। तो आइंदा आने वाले सालों में इसके नुकसानात क्या होंगे? मसलन कमर्शियल बैंकों से रीपे करके आप डेफिसिट फाइनेंसिंग जो कर रहे हैं, स्टेट बैंक पर इसका मतलब हुआ ना हम डिपेंड कर रहे हैं। तो बोरो तो हमने चाइना से भी किया, सऊदी अरब से भी किया, लेकिन रिजर्व्स में हमारे पास क्या पड़ा है? आने वाले दिनों में इसका नुकसान क्या हो सकता है जो हम सारा डिपेंड कर रहे हैं, सारा बोझ स्टेट बैंक पर डाल रहे हैं? देखिए बात यह है कि 2200 अरब रुपए जब पीएमएलएन पिछले साल गई थी तो उनका 2018 का रुपए में खसारा था। तो वो जो 2200 अरब रुपए का खसारे का जो मेजर हिस्सा था वो जो है उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट से बोरो किया था, यानी बैंकों से बोरो कर लिया था। और जब बैंक से बोरो कर लिया तो एक प्राइवेट सेक्टर जब जाता था, मतलब एक कारखाने वाला, एक एसएमई, एक फार्मर, तो उसको जो है बैंक पैसे नहीं देता था क्योंकि सारे का सारा पैसा जो है गवर्नमेंट ले जाती थी। ठीक है, इस वजह से अगर आप देखें, मैं आपसे ग्राफ अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन पिछले 10 साल में प्राइवेट क्रेडिट ग्रोथ जो है, हालांकि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि जी जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है, वो उसकी भी कुछ हकीकत है, लेकिन 10 साल में प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर ऑफटेक जो था वो सबसे कम मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में था। इसका मतलब यह कि वो जो ग्रोथ आई वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जबरदस्ती लाई गई और आम कारोबार बढ़ा नहीं, फला फूला नहीं। और दूसरी बात यह कि पीटीआई ने मुख्तलिफ क्या किया वो भी गलत है, हालांकि इन प्रिंसिपल एज एन इकोनॉमिक थ्योरी
उन्होंने क्या किया, बजाय बैंकों से बोरो करने के बैंकों को पैसा वापस दे दिया और वो पैसा स्टेट बैंक से बोरो कर लिया, जो आईएमएफ जिसके आईएमएफ खिलाफ है, जो इन्फ्लेशनरी हो जाता है, इससे महंगाई होती है। तो अब उसका मैकेनिज्म हम 15-20 दिनों में हम जो है आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहे हैं। पूरा का पूरा एक प्रोग्राम होगा जिसके तहत वो हमें बताएंगे कि हमें बोरोइंग को किस तरह रखना देखना है। लेकिन आपको ये बात आईएमएफ नाराज होता है क्योंकि वो इसके भी तो खिलाफ है ना, उसको हम क्या जवाब देंगे फिर? शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अब एक आम आदमी असद उमर साहब की ये टेक्निकल बातें समझने को तैयार नहीं है कि भाई डॉलर बढ़ा, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी तो इसलिए इधर महंगाई बढ़ी। वो तो कहते हैं भी हमने आपको वोट दिया है, आप अपने ऑपोजिशन में होते हुए आप कहते थे कि कुछ भी हो एक आम आदमी पर इसका असर नहीं आना चाहिए। वो तो आप लोगों से जवाब मांगता है, असद उमर साहब की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई समझा ही नहीं पा रहा है एक आम आदमी को। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो टॉपिक है ये वाकई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एक आम शख्स के लिए। जैसे आपकी टीम ने मुझे कहा कि मैं एमनेस्टी पे बात करूं, मैंने उससे अवॉइड किया क्योंकि मैं ना तो फेडरल गवर्नमेंट को उस चीज़ में मैं किसी सूरत भी डिसीजन मेकिंग में हूं और ना ही मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन है। मैं पंजाब में हूं तो पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंस की या दूसरी उससे मैं अवेयर हूँ, इसीलिए हमने आपको कहा कि फेडरल से आप किसी को उस पर दावत दें। अब जो जनरली फाइनेंस की बात है उस पर मैं कहूँगा ये कि बुनियादी तौर पर जो वतीरा है पुरानी गवर्नमेंट्स का वो ये है कि कार वॉश की बजाय आई वॉश की जाए लोगों के साथ। लोगों को ऐसी बातें, ऐसे ख्वाब दिए जाएं जिसके चक्कर में आके वो शॉर्ट टर्म में कुछ बेनिफिट ले लें और लॉन्ग टर्म में हम बड़ी प्राइस पे करें। अगर हम सामने डाटा देखें, लॉन्ग टर्म में चीखें चीखें निकलती हैं। अभी हम अगर डाटा देखें तो मैं अपने दोस्त मेरे इस तरह की पिक्चर पेश कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि 2018 तक ये स्विट्ज़रलैंड था और अचानक इसका नाम चेंज करके पाकिस्तान हो गया, जिसमें मेरे दोस्त खुरम दस्तगीर बात कर रहे थे। ट्रेड डेफिसिट जो था वो 2014 में पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट नहीं अभी नहीं बना और 1 साल 1.5 साल तक और भी ये नहीं बनेगा। हमने कभी ऐसे वादे नहीं किए। हम बिल्कुल, ये आपका और हमारा इकट्ठा घर है, हम आपके सामने कोई रोजी पिक्चर नहीं रखेंगे। जो रियलिटी है, जो इस ड्रॉर में, जी बात कर लेने दीजिए, हाँ। जो इस ड्रॉर में पड़ा हुआ है वो आपके सामने है सब कुछ। हमने आपसे वादा ये किया हुआ है कि हम करप्शन नहीं करेंगे, हम बदनवानी नहीं करेंगे। हमारे अकाउंट्स में 85 अरब के जो हैं वो ट्रांजैक्शंस मंजूर और महबूब नाम के लोग नहीं लगाएंगे जिनके पास ना पासपोर्ट है ना वो कभी यूके गए। आपने ये भी कहा था आम आदमी को रिलीफ देंगे, मैं आपको पहले डाटा बता, बिल्कुल देंगे, बट लॉन्ग टर्म में जब ये मुल्क में खुशहाली आएगी, आम आदमी, समझिए कि आम आदमी या खास आदमी, मुल्क के पास पैसा होगा तो खुशहाली आएगी। अगर मुल्क गरीब होगा तो हम सब गरीब होंगे। इन बातों से लगता है कि तहरीक इंसाफ की स्टडी नहीं थी हुकूमत में आने से। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो आप प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि हमें अंदाजा नहीं था। अब मुझे अगर बात करने देंगी तो मैं, आप एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे बात कर रही हैं असल में, और आपका बात करने का तरीका ये कि वो जो नॉर्मल टॉपिक्स है तो बात कर लेने दीजिएगा ताकि आवाम को समझ आए। ट्रेड डेफिसिट 2014 में हमारा 20 बिलियन था। ये खुरम दस्तगीर साहब को बताइए अगर इनको नहीं पता तो। फिर 2015 में वो 22 बिलियन हुआ, फिर बताइए इन्हें नहीं पता तो। फिर 2016 में वो 23 बिलियन हुआ, फिर बताइए अगर इनको नहीं पता लग रहा तो। फिर 2017 में वो 32 बिलियन हुआ, फिर बताइए इनको नहीं पता लग रहा तो। फिर 2018 में वो 37 बिलियन हुआ, फिर बताइए इनको नहीं पता चल रहा। तो इसमें बताने की वजह यह है कि घर में अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपका 137 रुपए आप खर्च कर रहे हैं। आपने अपनी कमाई से, मैं आम शख्स के लिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान जो कमा रहा था उससे जो खर्च कर रहा था वो ज्यादा था। अब किसने हमें ये पैसा देना है मुझे बताइए। आम आवाम कहती है हुकूमत करेगी। ये तो बेवकूफ बनाते थे हुकूमत को, बाहर से लोन लेते थे, डालते थे उसको, शॉर्ट टर्म आपको ये सारी चीजें दिखाते थे, लॉन्ग टर्म तो आपके मुल्क के ऊपर वो सब कुछ पड़ा हुआ है। किसने वापस करना था? ये तो था आपका ट्रेड डेफिसिट। जब गवर्नमेंट 2000 में मुशर्रफ साहब के पास गवर्नमेंट थी तो 9000 के करीब, मिलियंस के करीब आपकी इंपोर्ट्स थी और वो बढ़ा के उन्होंने डबल कर दी अपने टेन्योर में 2008 तक, जो कि 18,000 हो गई। इनसे पूछिए 18,000 से आगे पीपल्स पार्टी ने और इन्होंने 10 साल में क्या किया। तो दो ही चीजें हैं ना किसी इकोनॉमी को देखने के लिए मेजर। हलाली साहब बड़े सीनियर आदमी बैठे हुए हैं, आपको बता देंगे। बाकी ये सब कुछ तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी स्ट्रेटेजिक
या आप ऐसे कहें ऑप्टिक्स की मूव्स हैं कि एमनेस्टी आ गई, ये वाला लॉ आ गया, ये वाला बिल आ गया। दो मेन कोर चीजें हैं, पिलर्स हैं जिस पे आपकी इकोनॉमी खड़ी है। आपका ट्रेड डेफिसिट क्या है और आपने एक्सपोर्ट्स में क्या किया। एक्सपोर्ट में इनका कच्चा चिट्ठा मैंने आपको बता दिया कि जिसको ये डिक्टेटर कहते हैं, वो आपकी हमें टाइम देना पड़ेगा। आपकी पॉलिसीज एक आम आदमी इफेक्ट हो रहा है जी। हमारी पॉलिसी से एक आम आदमी लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में जो ये करके गए हैं कि PKLI जैसे हॉस्पिटल को 475 बेड का हॉस्पिटल जो नॉर्मली 5 अरब का बनना चाहिए वो 22 अरब का बना गए। जो उसके अंदर पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये मैं बहुत बड़ा स्कैंडल आपके शो पे बताने लगा हूं, ये पहले नहीं पता मीडिया में, ये आ जाएगा चंद दिन में। बिल्कुल ठीक है। पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो शौकत खानम ने उनको ऑफर किया था 5 करोड़ का, वो 75 करोड़ में खरीदा गया। अच्छा, अब वो जो करोड़ों रुपए बाहर गए हैं, जो खजाना खाली कर दिया, लूट लिया, उसकी कीमत किसने पे करनी है? मैंने अकेले ने? मैंने तो नहीं करनी। उसकी कीमत किसने पे करनी? इमरान खान साहब ने अकेले? उन्होंने तो नहीं पे करनी। उसकी कीमत शाजिया ने पे करनी है। उसकी कीमत ये जो कैमरामैन खड़े, जो अब्दुल लतीफ किसी गांव में खड़ा है, जो खाद खरीदने जा रहा है, हम सब ने, आम पाकिस्तानी जिसको लूटा गया है, जिसकी 5 करोड़ की चीज 75। असल में PMLN का तरीका क्या, मैं आपको बताता हूं। ये प्रोजेक्ट अच्छे करते हैं, मैं आपके सामने कह रहा हूं, प्रोजेक्ट ये अच्छे करते हैं जो देखने को अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं कि उनकी जरूरत हो, लेकिन करते क्या कि अगर ये पेंसिल जो है वो 1 रुपए की है तो ये 6 रुपए में लेते हैं वो। अब पेंसिल तो टेबल पे होनी चाहिए ना, इसकी जरूरत है लिखना है इससे, लेकिन ये 6 रुपए की तो नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में सोलर पावर प्लांट के कितने रुपए पे बिजली बनती है, इनसे पूछिए कितने की बनाई है उन्होंने। पूरी दुनिया में साफ पानी की जो गाड़ियां हैं ना जी, वो हमारे चीफ मिनिस्टर 2 उनकी गाड़ियां यूज कर रहे हैं इस टाइम। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर जो है वो साफ पानी वाले को दी हुई थी। हमने अभी नई गाड़ी कोई नहीं खरीदी, वो वहां से लेके इन कोई जवाब नहीं देंगे। फिर ये गोल करके ये पूछिए, ये PKLI का पूछिए, ट्रेड डेफिसिट का पूछिए, एक्सपोर्ट का पूछिए कि 9,000 पे मिला था, कहां लेके गए आप? जवाब देना बनता है खुर्रम साहब। हम अब हुकूमत में नहीं है, नहीं जो नहीं जवाब देना है। नहीं जो आपने किया, सुनिए ना जी, सुनिए, मेरी गुजारिश सुन लें। जब तो आप हुकूमत है ना जी, पाकिस्तान की आवाम तो आज की हुकूमत, तो आप बताइए कि ये ट्रेड डेफिसिट था ये, या मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ट्रेड डेफिसिट आपने 14 बिलियन से बढ़ा दी है 37 बिलियन और फिर 150% बढ़ाने जा रहे हैं। क्यों बढ़ाने जा रहे हैं? 25% बिजली कीमत बढ़ा चुके हैं, मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। बढ़ाने जा रहे हैं कि आप 125 बिलियन का गैस में 40% छोड़ के गए हैं। सर्कुलर डेट जो जिंदगी में कभी नहीं था पाकिस्तान में। वजीर खजाना फरमाते हैं कि पाकिस्तान में खाना पीना महंगा हो गया, इस वजह से महंगाई हो गई, गरीब भूखा हो गया। आप इनसे पूछें कि दवाइयां जो हैं वो 200 से 3, हमें कहा था 15% बढ़ेंगी, वहां 200 से 3% क्यों बढ़ गई हैं? हमें ये बताइए ना जी कि पेशावर की जो BRT है जिसने 37 अरब में बनना था, वो 67 अरब में जा चुकी है और अभी तक वहां खड्डे, और पेशावर शहर जो है वो झील का समा पैदा कर रहा है। बात का जवाब हमें ये भी बताइए कि इल्जाम दर इल्जाम, आप कॉमर्स के मिनिस्टर रहे फेडरल में, ये मुझे ट्रेड डेफिसिट बता दें, आप छोड़ के गए। जवाब आपने देना है, आज आवाम को जवाब दे। हुकूमत है, आप अपनी बात का जवाब दीजिए, हम 5 साल बाद जवाब देंगे। ऑपोजिशन ने भी आपसे जवाब लेना है। ठीक है, आप उनसे जवाब लें। आवाम के नुमाइंदे होते हुए भी आपसे ये जवाब लेंगे कि ये बताइए कि आप मुस्लिम लीग नून के मंसूबों को चोरी करके उनके दोबारा इफ्तिताह क्यों कर रहे हैं गवादर में? आप क्यों हेल्थ कार्ड के ऊपर अपने नाम लिख रहे हैं? आप क्यों बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर अपने झंडे लगाना चाहते हैं? और पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते हैं कि आपने CPEC के 27 अरब रुपए जो रखे गए थे बजट में, टारगेटेड बात करें, ये इनका तरीका वारदात है, बात को घुमाना, इधर से इधर करना। इनसे पूछिए ये ट्रेड डेफिसिट किधर गया? 10-10 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं? ये पूछिए जिससे महंगाई होनी, तरक्की की एक ईंट नहीं लगी। पंजाब में आपने जब ज्यादा दवाइयां बंद कर दी, टेस्ट क्यों बंद कर दिए? आपने तो इस बात का जवाब देना है। ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आई। इस बात का जवाब देना है कि मुल्क में मुस्तकिल आपकी बदइंतजामी की वजह से आपने इतने ज्यादा कर्जे लिए हैं पहले 6 महीने में कि अगर ये रफ्तार जारी रही तो पाकिस्तान के कर्जे एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे। अभी ये पेट्रोल की बात कर रहे थे, 30,000 साहब मैं 1 मिनट आपको काट रहा हूं। वफाकी हुकूमत ने 8 महीनों में ये बात आपने बताना 100 अरब के कर्जे लिए हैं। इनसे 21% कम है, कमी आई 3400 रुपए 6 महीने में। 6 महीने का मतलब ये कि अगर ये इसी तरह लगे रहे
तो 10-6 महीने जो है इनकी हुकूमत के ये 34,000 अरब रुपए के कर्जे लेने जा रहे हैं। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना है। असद उमर खैर कल जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। अब 2 हफ्ते बाद IMF की डील भी होने वाली है। देखना यह है कि IMF की डील के बाद अवाम पर किस किस्म के बम बरसाए जाते हैं और अवाम का क्या रिएक्शन सामने आता है। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं, गिल साहब हमारे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले तक नैब के ऑफिस में कल लाहौर हाई कोर्ट में कानूनी बुनियादों पर केस लड़ने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं और इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है कि कल हमजा शहबाज को अदालत से वापस घर नहीं जाने दिया जाएगा। नैब ज़राए से मेरी भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि दूसरा एक और ऑप्शन भी हो सकता है, वो ये कि जो हमजा शहबाज के वकील ने कल मुतफरिक दरख्वास्त दी थी उस पर हमें ये कहा जा सकता है कि पहले आप इस पर जवाब दें, तो 1-2 दिन का डिले भी हो सकता है। ये भी हमें जहन में रखना चाहिए। हमारे नैब ज़राए के मुताबिक नैब के पास हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तमाम शवाहिद मौजूद हैं जो कि कल अदालत में पेश किए जाएंगे। नैब ज़राए के मुताबिक उनके पास वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये साबित हो सकता है कि हमजा शहबाज को नामालूम अफराद की जानिब से लाखों डॉलर्स की रकम भेजी गई और जिन लोगों के जरिए ये रकम भेजी गई ना तो उनका कोई पासपोर्ट बना है और ना ही उन्होंने कभी सरमायाकारी की है, मुल्क से बाहर कभी वो गए ही नहीं। नैब ज़राए का ये भी दावा है कि उनके पास 99% बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि नैब ने हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के जो पुराने मुलाजिमीन जिनका नाम फजल दाद है एक और दूसरे का नाम कासिम कुयूम है, उनके इंकशाफात पर हमजा शहबाज के खिलाफ कार्रवाई वो कह रहे हैं अमल में लाई जाएगी। इन सबूतों को कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कल क्या वाकई हमजा शहबाज की गिरफ्तारी यकीनी है, क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंट है नून लीग कि नैब के पास सबूत तो कोई होते नहीं है। साल ये केस चलाते हैं, 6-6 महीने ये केस चलाते हैं, उसके बाद निकलता कुछ भी नहीं है, कोई करप्शन नहीं निकलती है। इस बात को लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट है नून लीग। हिलाली साहब आपसे शुरू करती हूँ। अब नून लीग का ये कॉन्फिडेंट कि जितने मर्जी इल्ज़ाम लगा लें, जितने मर्जी आप वादा माफ गवाह बना लें, निकलना कुछ नहीं। देखिए, जिसको हफ्ते के रोज बेल मिलता है तो अमूमन उसको पीर के रोज तो पक्का बेल मिलना चाहिए। अब बात असल ये है कि शाजिया, मैं कोर्ट्स को सपोर्ट करने लगा हूं 1 मिनट के लिए। कोर्ट्स को मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है ये बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक डिसीजन है, मगर क्या ये इसका रिफ्लेक्शन ये है कि जो कन्विक्शन रेट है नैब का वो इतना बुरा है और उसके प्रोसीजर्स वो इतने डायलेटरी हैं कि फ्रैंकली लोगों को इनके पास ज्यादा देर छोड़ना गलत है। मिसाल के तौर पे आप हैरान होंगी कि क्या है कन्विक्शन रेट 40 to 45%, और स्कॉटलैंड यार्ड का क्या है कन्विक्शन रेट 90 to 95%। एक कंपैरिजन है। तो देखिए, बात असल ये है, तो कोर्ट्स भी थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई एक इदारे के पास अगर हम एक आदमी को 126 दिन बेल में रखता है, 7 मिनट उसे बात करते हैं 126 दिन के बाद और फिर कहते हैं तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं है, घर चले जाओ, तो क्या वी शुड शायद हमें बेल ज्यादा देना चाहिए। एक दूसरी बात, कल उन्होंने नहीं अटैक करने दिया। अटैक करने का मतलब यह था, मैंने तो सोचा था कि अगर आपके पास अरेस्ट वारंट है, आप अंदर चले जाएं, रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करें और जिस पर्पस के लिए आप गए थे उसको पकड़ के ले आए। कोर्ट का फैसला आ गया था, कैसे चले जाते? नहीं, इससे पहले अगर नहीं ठहरते, वो तो बड़ा वक्त उन्होंने बाहर ठहरा ना, पता नहीं कितने घंटे तक स्टैंड ऑफ था, वो 400 गुड्डे जो अंदर थे। तो मैंने ये, अब मैं सोचता हूं चलो चादर और चार दीवारी एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि वो नहीं चाहते थे कि ऐसी चीज हो, मगर बात असल ये है कि अगर ऐसा ही सब मामला चले तो ये सोचना चाहिए कि लोगों का क्या सोच और ख्याल होगा कोर्ट्स और जनरली लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और क्या इन गवर्नमेंट जो है उस उधर का क्या कर रही है। कुछ एक्सप्लेनेशन उनसे आएगी। खुरम दस्तगीर साहब, नैब बिल्कुल कॉन्फिडेंट है,
शवाहिद मौजूद हैं, जिन लोगों को पकड़ा हुआ है, कासिम कुयूम, फजल दाद, वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, तो इस बार बचना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों ने कल जो हमजा शहबाज के वकील ने दरख्वास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में, मुतफरिक दरख्वास्त, उसमें आप लोगों ने क्या इस चीज़ को शामिल किया कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की नैब ने खिलाफ वर्जी की है? जी बिल्कुल नहीं किया। पहली तो बात यह है कि नैब के जो शवाहिद हैं, जो भी सबूत हैं, वो एक रेफरेंस की सूरत में नैब कोर्ट में दाखिल होने हैं। उनका हाई कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। हाई कोर्ट ने पहले से हमजा शहबाज साहब के हक में एक ऑर्डर दे रखा है जो कि नैब कवानीन के ऊपर हावी होता है कि हमजा शहबाज को अरेस्ट करने से पहले 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा। वो एक बेस बनाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था NICL अयाज खान न्याजी केस जो था उसको लेकर एक मिसाल दी गई, तो ये फैसला आया था। जी देखिए, आप माशाल्लाह यहाँ कानून जानने वाले लोग भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि जब भी एक स्पेसिफिक केस जो है, जब किसी शख्स के नाम पर दिया जाता है, वो स्पेसिफिक रेफरेंस अगर अदालत फैसला करती है तो वो एक जनरल जो सुप्रीम कोर्ट का एक किसी और केस में डिसीजन है उसके ऊपर वो हावी नहीं हो सकता। वो एक स्पेसिफिक तौर पे एक खास बंदे के नाम पे जब हाई कोर्ट ने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है तो नैब को ये समझना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि हमजा शहबाज ने आज तक कभी भी नैब के साथ ताउन करने से इनकार नहीं किया। वो जब भी उनको बुलाया गया वो गए हैं, और जब उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दी गई तो 14 दिन की इजाजत थी, वो 13वें दिन अपने घर वापस आ गए थे। अपनी नौमौलूद बेटी, जिसको बहुत सीरियस हार्ट के इश्यूज हैं, उसके बावजूद वो वापस आ गए। तो उन्होंने तो ताउन किया। अभी तक हमारे सामने ये नहीं मालूम कि वो कौन से शवाहिद हैं। जब वो रेफरेंस बनेगा वो होगा। जिन लोगों ने और आपने दुरुस्त तौर पर नाजरीन को याद कराया जी। सुनिए ना जी, 133 दिन शहबाज शरीफ हिरासत में थे और फिर आखिर में हाई कोर्ट को लिखना पड़ा कि ये बदनीयती पर मबनी था। इंजीनियर कमरुल इस्लाम 8 माह हिरासत में थे, हाई कोर्ट को लिखना पड़ा नैब का केस बदनीयती में मबनी है। तो एक ऐसा शख्स जो ताउन कर रहा है, जो अब इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो रिकॉर्ड को टेम्पर कर सके, अलीम खान साहब के बहरहाल कल नैब लाहौर हाई कोर्ट में लीगल पॉइंट भी छेड़ने जा रहा है कि आर्टिकल 189 जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो तमाम सूबों की जो कोर्ट्स है उस पर एप्लीकेबल होता है। आप लोगों को कल ये जवाब देना पड़ेगा। शहबाज गिल साहब कि क्यों वो जवाब देखें, देना पड़ेगा, जवाब हाई कोर्ट ने देना है, हमने नहीं देना। मैं जरा बात, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब देना क्योंकि ऑर्डर उनका है। नहीं, ऑर्डर माना आपने नहीं, ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का है, माना आप लोगों ने नहीं। हाई कोर्ट के ने डिटरमिन करना है कि क्या उनका ऑर्डर कानूनी था कि नहीं था। कि क्यों एक तासुर बन गया है? हमारा चैलेंज नहीं है। नैब आज़ाद है, खुद मुख्तार है, ज़रा आप लोगों को कहने पे कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन जब वो ज़रा खुद वज़ीर आज़म उठ कर ये कहेंगे कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक का एहतसाब होगा, तो ये तासुर तो जाता है ना कि शायद हुकूमत के कहने पर हो रहा है। जो नैब और उन लोगों के दरमियान हो रहा है, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, नवाज शरीफ शहबाज, होने दें। आप लोग बीच में क्यों पढ़ते हैं इस तरह के बयान दे के? देखिए, 2 बातों को आप अलग करेंगे। एक बात होती किसी शख्स की विश, किसी शख्स की डिज़ायर, किसी भी शख्स का एम कि वो ये अपने मुल्क में देखना चाहता है। अब जब आप कहती हैं कि मैंने पाकिस्तान को करप्शन से पाक देखना है, मैं फाइट करूंगी करप्ट लोगों के खिलाफ एज ए जर्नलिस्ट, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल कहीं करप्शन हो रही है तो आपने जाके वहाँ पे खुद फिजिकली आपने कुछ करना है। ये तो आप तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि 22 साल से उनकी जद्दोजहद है ही करप्शन और इंसाफ के लिए कि करप्शन ख़त्म करनी और इंसाफ लाना है, तो वो बार बार कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस निज़ाम में हम ऐसा सिस्टम लाएँ जिसमें चोर और डाकू हैं वो बच ना सकें, कौम का पैसा वापस आए। अब इस बात पे तो हम सारे मुत्तफिक हैं कि इस मुल्क में करप्शन हुई है और दबा के हुई है। बाहर इतनी बड़ी बड़ी जायदादें इसके अलावा नहीं बन सकती। इस बात पे तो किसी को कोई अप्रूव नहीं हो पाता वो। और मैं ज़ाती हैसियत में, तर्जुमान की हैसियत में नहीं, लेकिन ज़ाती हैसियत में आपको ये बताऊं कि मैं भी खुश नहीं हूँ। जो मैं सिस्टम देखता हूँ इसमें कमज़ोर को सज़ा मिलती है, ताकतवर को नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर के साहब के साथ मुझे जेलों में जाने का मौका मिला। एक दफ़ा एक जेल में एक औरत और उसके साथ 4 या 5 बच्चे उसके एक ही उसमें सेल में कैद थे और सिर्फ चंद हज़ार रुपए का फ़ाइन था जो दे के वो बाहर आ सकती थी। तो जो बाद में अरेंज किया गया, जो गरीब है उसके साथ इंसाफ नहीं हो सकता,
जो अमीर है पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो उसको फौरी तौर पर इंसाफ प्रोवाइड करता है। तो ये कोई बहुत खुश है। सिस्टम हुकूमत ने ठीक करना है और हुकूमत ट्राई कर रही है, लेकिन सिस्टम इस कदर, मैं तो आपसे दिल की बात शेयर कर रहा हूँ कि मुनाफकत के बगैर, कि अगर आप कहें कि इस मौजूदा सिस्टम में इतनी जान है कि ये प्रोवाइड करेगा जस्टिस इस तरह के बड़े बड़े लोगों पे, तो आपके सामने है। शहबाज गिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हिलाली साहब, खुरम दस्तगीर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।